एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया। इस बजट का रोजगार बजट नाम दिया गया है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस बजट का जो मकसद है वो है आर्थिक कल्याण लाना। हमने अगले 5 सालों में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है और इस बजट की मदद से उसकी रूपरेखा तय की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1.78 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। साल 2013 में हम सत्ता में आए थे, उससे पहले 9 सालों तक एक भी रोजगार नहीं दिया गया था। 1.78 लाख सरकारी रोजगार में करीब 51,307 पक्की सरकारी नौकरियों की बात की है। यूनिवर्सिटी में 2500 रोजगार, अस्पतालों में 3000 रोजगार, गेस्ट टीचर के रूप में 25,000 रोजगार, सैनिटेशन एंड सिक्योरिटी में 50,000 रोजगार दिए गए हैं। और अब दिल्ली में लोग सरकारी दफ्तरों के बाहर चक्कर नहीं काटते। सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी आम लोगों के घरों के चक्कर काटते हैं। और इस साल भी बजट में केजरीवाल सरकार मुफ्त योजनाओं को जारी उनकी तरफ से रखा गया है, जिसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को बसों में फ्री सफर, फ्री पानी और फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो बजट पेश किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसे रोजगार बजट का नाम दिया गया है, रोजगार पर एक विशेष फोकस कह सकते हैं कि आज रहा है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आप प्रवक्ता अतर जैदी साहब हैं। जैदी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। और बीजेपी नेता राजेश झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में इकोनॉमिस्ट अमित पराशर जी भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले तो मैं अतर साहब शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। बजट पेश कर दिया गया है, क्या लगता है कि जिस तरह का प्लान पूरा रेडी किया गया है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को इससे उछाल मिल पाएगा? देखिए, एक तो ये ऐतिहासिक बजट इस मायने में भी है कि हमने अपना सफर 2014-2015 से शुरू किया था और 2014-2015 में जो हमारा बजट था वो 30,940 करोड़ का था। और आज हमने अपना 2022-23 का बजट पेश किया है जो कि 75,800 करोड़ का है। तो आप ये देखिए कि 30,940 करोड़ से 75,800 करोड़ 2.5 गुना बजट पिछले 7 साल में हमारा बढ़ा है। जबकि आप देखती हैं कि दिल्ली की जो सरकार है, पूरे देश में कोई सरकार ऐसी नहीं है जो अपने नागरिकों को फ्री बिजली, फ्री पानी जैसी सुविधाएं, महिलाओं को बसों में फ्री सफर जैसी सुविधाएं कोई भी स्टेट इस देश में आप उठा के देखेंगे नहीं देता है। उसके बाद भी देखिए कि दिल्ली का बजट साल दर साल जो है वो फायदे का बजट रहा है। और हमारी जितनी भी बजट में स्कीम्स होती हैं वो हमारे दिल्ली के जो आम लोग, आम नागरिक हैं उनके लिए होती हैं। जैसे इस बार भी अगर आप हमारे बजट को उठा के देखेंगी तो इस बार भी हमने जो सबसे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं हमारे बजट की, कि देश की तीसरी प्रति व्यक्ति आय जो है वो दिल्ली सरकार के बजट में है। और जो हमारी नेशनल प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, उससे भी ज्यादा दिल्ली सरकार की प्रति व्यक्ति आय है। और इस बार भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो है हम यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, उसको प्रस्तावित हमारी है। जो हम अपने टीचर्स के लिए एक टीचर्स महाविद्यालय खोल रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको हमने किया है। स्कूल विधान के लिए 50 करोड़ हमने प्रस्तावित किया। और एक बहुत जिस पे आज तक ध्यान नहीं दिया गया कि जो आपने रेड लाइट पे बच्चे देखे होंगे, जो बेघर बच्चे हैं, जो भीख मांगते हैं, और रेड लाइटों पे आपने बहुत छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, उनके लिए इस बार हम बजट में लाए हैं प्रावधान। और उन बच्चों को हम एक हॉस्टल बनाएंगे और वहीं उनको फ्री शिक्षा का प्रावधान हमने उनके लिए रखा है उसमें। और उसका भी हमने एक जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसको सैंक्शन किया है। तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पिछले 7 साल में हमारा जब भी बजट आया है हमने अपनी दिल्ली की आम जनता के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का काम किया है। इस बार हम एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता दूं कि दिल्ली स्कूल में हमने आम आदमी स्कूल क्लिनिक खोली है बच्चों के लिए, जिसमें हम अभी पायलट प्रोजेक्ट है वो हमारा, हम उसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे, जिसमें हम हर 6ठे महीने जो प्रशिक्षित डॉक्टर है उनसे बच्चों की जांच कराएंगे कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। और हमारा आने वाले वक्त में 1000 मोहल्ला क्लिनिक को पूरा करने का टारगेट है जो हम करेंगे।
ठीक है। रत्नेश जी हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका भी रत्नेश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट शो में। तो रत्नेश जी, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? ये जो दिल्ली की तरफ से आज रोजगार बजट पेश किया गया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी बजट को रोजगार बजट और शिक्षा बजट कह देने से वो रोजगार और शिक्षा परक बजट नहीं बन जाता। मैं आदरणीय वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार सिसोदिया जी को सुन रहा था। जब वो बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पिछले 9 सालों में कोई नौकरी नहीं दी गई है। बिल्कुल। और जो नई नौकरियां आएंगी उनको भरने में 38 साल लग जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 9 सालों में 7 साल तो सरकार आप ही की रही है। इसका मतलब आपने 7 साल में तो कोई नौकरी नहीं दी है, तो आप ऑन रिकॉर्ड आप सदन में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सरकार क्या समझे कि 7 साल कुछ ना करने के बाद अब जब एमसीडी के चुनाव सर पर खड़े हैं तो आपने लोगों को फिर वही लोक लुभावन वादे देने शुरू कर दिए कि हम आपको नौकरी देंगे। दूसरा, इन्होंने नौकरियों के सृजन की तो बात कह दी, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि हम किन क्षेत्रों में और किन सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन करेंगे। देखिए, इनके यहाँ टीचर्स की कमी है, टीचर्स को वेतन सही से नहीं मिल पा रहा है। ठीक, डीटीसी के तमाम सारे कर्मचारियों को वेतन सही से नहीं मिल पा रहा है, और ये कहते हैं कि हमने बजट को 2.5 गुना बढ़ा दिया, 6 गुना बढ़ा दिया। तो ग्राउंड पे जाके जब आप जेरी साहब तो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आने वाले 5 सालों में हम 20 लाख नौकरियां देंगे। जी देखिए, आने वाले 20 सालों में 5 सालों में 20 लाख नौकरियां केंद्र की भाजपा की सरकार ने भी कहा है और इन्होंने भी कहा है। तो मैं तो ये मानता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दोनों तो एक दूसरे के छोटे और बड़े भाई हैं। ये ऐसे ही पैरेलल चलते हैं। और सबसे मजे की बात बताऊं आपको, पंजाब में जब चुनाव थे तो आम आदमी पार्टी के मुखिया ने ऑन रिकॉर्ड टीवी डिबेट में बैठ के बताया था कि हम महिलाओं को जो 1000 रुपए प्रति महीने देंगे और जो हम बिजली फ्री करेंगे उसके लिए हमने 54,000 करोड़ का प्रतिबंध कर लिया है। इन्होंने सारा गुणा गणित एबीपी न्यूज पे बता दिया था, आप जाके वीडियो देख सकती हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही इनके मुख्यमंत्री सुन तो लीजिए नेहा जी, सुन तो जी बिल्कुल रत्नेश जी, लेकिन हम अभी पंजाब का जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो देखिए जनता ने वहां पर अपना विश्वास आम आदमी पार्टी पर जता दिया है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ उसके बाद इनके मुख्यमंत्री शपथ लेने के तीसरे दिन ये पहुंचते हैं और केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें 50,000 करोड़ का आप अनुदान दे दीजिए, लोन दे दीजिए हमें, ताकि हमारी जो वित्तीय स्थिति हम उसे सही कर सके। अरे भाई साहब, अगर दिल्ली सरकार के पास इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपनी ही पार्टी की सरकार को आप केंद्र से क्यों मदद लेने की बात कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए ना, वहां पे अपने ही सरकार को मजबूत करिए ना। तो ये जो दोहरा रवैया इसको दिल्ली की जनता जानती है और बहुत अच्छी तरह जानती है। ये ऑन रिकॉर्ड कुछ और बोलते हैं और बोलने के बाद पलट जाते हैं। ठीक है मिश्रा जी जयदीप साहब से हम जरूर इसका जवाब लेंगे, लेकिन राजेश झा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, पहले तो इस बजट पर ही मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कांग्रेस के भी साथी को सुना। ये बजट को देखते हुए जैसा कि नाम दिया गया है रोजगार बजट, और 20 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट का इन्होंने वादा किया है। देखिए, ये टोटली एक आई वॉश जिसको बोलते हैं आंख में धूल झोंकने वाला बजट इन्होंने पेश किया है। ये यदि अगले 5 साल का बात कर रहे हैं तो अभी इन्होंने पिछले 7 साल में कितने नौकरियां दी है इसका भी डाटा इनको देना चाहिए। दिल्ली के अंदर लगातार युवाओं के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से अन्याय हो रहा है, और खास करके पिछले 2 साल में जो कोरोना में नौकरी गंवाने वाले लोग हैं, वो दिल्ली सरकार से जानना चाहती है कि क्या आपने उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या किया। इसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि ये बहुत ही गंभीर विषय था जिसको गंभीरता से इनको लेना चाहिए था। बजट के ऊपर इन्होंने बहुत सारे बातें लगातार टीवी में, अभी चैनल्स में आकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रचार प्रसार करने वाली पार्टी है। इनको दिल्ली के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर एक विशेष बजट बनाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से दिल्ली की स्थिति सबसे दयनीय है भी देश में। जब सर्दियों का मौसम आता है तो
AQI और जो दिल्ली की हवा होती है इससे घुटन हो जाती है। इसके ऊपर दिल्ली सरकार को गंभीरता से इसके ऊपर बजट पे काम करके दिल्ली को, लोगों को जिससे राहत दिलाने का काम करना चाहिए। देश का ही नहीं, दुनिया का एक महत्वपूर्ण शहर है दिल्ली। पानी के ऊपर इन्होंने कोई गंभीरता नहीं लिया। ये फिरी की बात करते हैं नेहा जी। इनको ये जवाब देना चाहिए कि दिल्ली की आधी से अधिक आबादी में ये गंदा पानी का सप्लाई होता है जो जहर के बराबर है, वो पीने के लायक नहीं है। दवाइयों की ये हॉस्पिटल के स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि पिछले 2 साल में लोगों ने कई हॉस्पिटल में दवाइयां लोगों को नहीं मिला, और कोरोना के जब पीक टाइम था तो लोगों ने किस तरह वहां पर सिलेंडर से लेकर दवाइयों के लिए क्राइसिस पर कितने लोगों ने जान गंवाया, उसके ऊपर भी इन्होंने केंद्र सरकार और अन्य राज्यों का कहानी इन्होंने बताया। आपने बहुत सारे पॉइंट्स गिनवाए, बहुत सारे अपने पॉइंट्स गिनवाए जिनका जिक्र होना चाहिए था, लेकिन रोजगार बजट, इस बजट को इस बार नाम दिया गया है। रोजगार पर विशेष फोकस जो है आम आदमी पार्टी करती नजर आई इस बजट में, और साथ ही साथ 20 लाख नौकरियों का वायदा किया है। और रत्नेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, ये दोनों छोटे बड़े भाई हैं। बीजेपी भी रोजगार की बात करती है, आम आदमी पार्टी भी रोजगार की बात करती है। नेहा जी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं फैशन न्यूज को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद ये पता नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर ही पहले सरकार बनाई थी, और दोनों में जब भाईचारा नहीं रहा तो आज ये बीजेपी पे ये सारे सवाल उठा रहे। सर, मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस का स्थान आम आदमी पार्टी कई जगह पर ले लिए है, और कांग्रेस अपना अस्तित्व विलीन करते चले जा रहे हैं। कांग्रेस नेता विहीन पार्टी हो गई है। अब मैं सोचता हूँ कि इनको गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं, जैसे राहुल गांधी को गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं, तो कांग्रेस के साथियों को लेना छोड़ दिया है। लेकिन मेरे पास और भी सवाल है। नेहा जी मेरे को सिर्फ 1 मिनट और दीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको मैं आपके प्रवक्ता से भी रिएक्शन चाहूंगा कि हमारे सीएम साहब जब दिल्ली की सरकार दूसरी बार संभाल रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर दिल्ली की जनता से बोला कि मैं अब दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये राजनीति बहुत गंदी होती है। लेकिन अब ये पूरे सालों भर चुनावी मोड में रह रहे हैं, और आप देखिए कि कैसे ये पूरे नेशनल लीडर अपने आप को बनाना चाह रहे थे। तो ये अच्छी बात है सभी के नहीं, राजेश जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट खुद ही बोल दिया। मैं इसी पॉइंट पर आने वाली थी। आप कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश पार्टी की है, और जिसका हमने एक उदाहरण इस बार देख लिया पंजाब में भी, जहां पर एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी और जनता ने उन्हें स्वीकारा है। आपको लगता है कि दिल्ली के मॉडल की तर्ज पर जो उन्होंने पंजाब में बाजी मारी है, अब दिल्ली में डेवलपमेंट के तौर पर चाहे रोजगार का मुद्दा उठाया गया हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बहुत गूंजा था, इसे बुलाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों ने की थी, तो इस मुद्दे को उठाकर अपने आप को एस्टैब्लिश दिल्ली कर रही है, और फिर दिल्ली की ही तर्ज पर और स्टेट्स में आम आदमी पार्टी अपनी पैठ जमाने की कोशिश में या फिराक में और 2024 का लक्ष्य साधने की कोशिश कह सकते हैं कि की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। नेहा जी बहुत अच्छी बात। बहुत देखिए, आपका विवेक में इसलिए बहुत आनंद आता है कि आपके पास मुद्दे बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए, आपने बोला कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में ये पिछली बार भी कुछ सीटें लेके आए थे और इनके लोकसभा में कुछ सदस्य जीते थे। संगठन के ऊपर निश्चित रूप से इन्होंने काम किया, और कांग्रेस की विफलता, बहुत भरपूर विफलता के वजह से इनको वहां पर पंजाब में सफलता मिला है। लेकिन वहां कैसे काम होगा वो आपको पता। लेकिन जहां तक सवाल है 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो आपने रिजल्ट देखा कि 4 राज्यों में इनके लगभग 99% फीसदी इनके जमानत जब्त हुए। लोगों ने इनको बहुत हल्के में लिया अन्य राज्यों में। लेकिन अब बहुत बड़ा एक विषय है कि ये चूंकि अपनी विस्तार करना चाह रहे, कर भी रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जनता के साथ दिल्ली को इन्होंने खेल के लिए कुछ नहीं दिया। सेफ्टी के ऊपर जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आज भी दिल्ली में सेफ्टी नहीं है, सड़क पानी का बुरा हाल है। तो ठीक है, आप बात करिए। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन एक छोटा सा मेरा सुझाव है कि कभी भी अपने सामने वाले को, अपने अपोजिट वाले को, मुझे नहीं लगता है कि कम आंकना चाहिए, तो इसलिए तैयारी पूरी रहनी चाहिए। मैं अमित जी का रुख करना चाहूंगी। अमित जी, इस बजट से क्या दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उछाल मिलेगा? किस तरह से आप इस पूरे बजट को देख रहे हैं? 800 करोड़ रुपए का ये बजट है। इस 75,800 करोड़ रुपए में से शिक्षा को दिए गए हैं 16,278 करोड़ रुपए, हेल्थ सेक्टर के लिए दिए गए हैं 9,669 करोड़ रुपए, और परिवहन के लिए 9,539 करोड़ रुपए।
अभी जो बात की थी रोजगार की, पर्यावरण की और हेल्थ की, मैं इन्हीं 3 सेक्टर्स से रिलेटेड 2-3 आंकड़े हैं वो बता देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज हम बात करते हैं रोजगार की। खुद गवर्नमेंट कह रही है कि भाई 7 साल में, पिछले 7 साल में जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बन रही है जिनकी, 1,78,000 युवाओं को नौकरी दी है पिछले 7 साल में। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगले 4 साल में हम हम जो है वो उसको 20 लाख या और उससे ज्यादा लोगों तक ले जाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में दोनों की। दूसरी चीज है पर्यावरण की। दिल्ली का देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली बहुत बड़ा एरिया नहीं है। पंजाब में पराली या हरियाणा में पराली जलती है, उसके धुएं से ना सिर्फ दिल्ली बल्कि के एनसीआर के जो तमाम निवासी हैं उनको प्रॉब्लम होती है। एक चीज जो अच्छी इसमें रही वो ये कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य या पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें 10% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं। ये एक अच्छी चीज है पर्यावरण के लिए, ना सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि कि पूरे देश के लिए, कि धीरे धीरे जो मार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिनसे पोल्यूशन नहीं होता वो उस तरफ बढ़ रही है। इसमें एक चीज और जो मैं इसमें बात करूं आंकड़ों के इसमें ही, 2011-12 में देश के जीडीपी में जो दिल्ली का कंट्रीब्यूशन था वो था 3.94% और 10 साल बाद 2021-22 में वो हुआ है 4.21%। यानी हम ये कह सकते हैं पिछले 10 साल में, जिसमें से 7 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, हम उसे 1% से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाए हैं। वो 3.94 से सिर्फ 4.21% तक पे ही आ पाया। तो अमित जी ये 5 साल में कुल जो 76 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य जो टारगेट है आम आदमी पार्टी का, इसे आप कितना सफल होता देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, किसी भी बजट या किसी भी पॉलिसी को अगर हम देखें तो उसको हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला चीज है कि भाई पॉलिसी को बनाना, फिर है उसका क्रियान्वयन करना यानी उसको लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, और तीसरी चीज है कि जो एम, जो रिजल्ट या जो गोल हमने सोचे हैं उसका फीडबैक देखना कि क्या वो गोल हम अचीव कर पाए हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि जिस हिसाब से पिछले 7 साल में 1,78,000 लोगों को रोजगार मिला है और बोला जा रहा है कि अगले 5 साल में वो कई लाखों लोगों को रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो यानी अमित जी आप कह रहे हैं कि प्लान बना लिया गया लेकिन वो एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्लान बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन दो अलग चीजें हैं। निश्चित रूप से कुछ सोचा गया होगा सरकार की तरफ से, जिसमें बोला भी गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो सेक्टर है उसमें रिटेल मार्केट में गांधीनगर और जो वैसी मार्केट है उनको ग्रैंड गारमेंट हब बना के 40-45 ग्रीन जॉब्स क्रिएट करने की भी बात कही गई है दिल्ली में कि ग्रीन जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। फूड सेक्टर है उसमें रोजगार देने की बात की जा रही है, शॉपिंग फेस्टिवल और उससे रिलेटेड बात की गई थी। लेकिन इसमें मैंने बोला ना कि सबसे पहली चीज ये है कि आपकी पॉलिसी, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन और देन उसका फीडबैक, यानी जो आपने रिजल्ट या एम सोचा था आप उसे कितना फुलफिल कर पाए। मैं एज अ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मैं चाहता हूं कि इस तरीके की पॉलिसीज फुलफिल हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि अगर हम किसी को रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम ना सिर्फ पॉवर्टी और दूसरी चीजें जो हैं उनके अगेंस्ट काम कर पा रहे हैं। और अगर आप किसी को रोजगार सही तरीके से, सही रोजगार अगर हम दे रहे हैं तो बेशक आप एक बार को उसे फ्री में बिजली पानी ऐसी चीजें मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है अमित जी, तो आप इस बजट को आप कितने नंबर देते हैं, कितना बैलेंस आप इसे मानते हैं या कुछ खामियों के साथ आप इसे देखते हैं? देखिए, बैलेंस्ड तो थोड़ा बहुत रखने की कोशिश की है मनीष सिसोदिया जी ने, लेकिन हाँ कुछ चीजों में खामियां हम ये कह सकते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं। कोरोना में हमने देखा ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि और जगह पे भी कहीं ना कहीं हालत बहुत ज्यादा खराब रही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, लोगों को और दूसरे मतलब हेल्थ फैसिलिटी रिलेटेड चीजें नहीं मिल पाई। एक और चीज मैं सीधा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जैसे इसमें मैं कहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि सरकार या जो दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें कुछ चीजें हैं लेकिन उनका रेगुलेशन नहीं, चाहे वो कोरोना टेस्ट की हम बात करें या इवन और जो दूसरी चीजें हैं उनके हम टेस्ट की बात करें। कोई आपको एक ही टेस्ट ऐसा मिल जाएगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में मान लीजिए 150 रुपए में है, कोई दूसरी लैब या दूसरा हॉस्पिटल उसे 400 रुपए में कर रहा है, कोई तीसरा उसे 600 रुपए में कर रहा है। तो सरकार अपने लेवल पे कहीं ना कहीं एक इस तरीके का रेगुलेशन कर सकती है जिससे कि जो गरीब जनता है उसे हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड चीजों में शोषण जो उसका है वो रुक सके। ठीक है जयदीप साहब,
तो आपने डिटेल में समझने की कोशिश हमने आपसे भी की, क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्वरूप समझाने की कोशिश की दर्शकों को कि किस तरह का बजट आप लोगों की तरफ से आज पेश किया गया है, और जिस तरह से अमित जी ने भी बताया कि क्या कुछ खामियां रही और किस तरह से बैलेंस भी करने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा सवाल जयदीप साहब यही है, क्योंकि आपने इसे एलैबोरेट किया है रोजगार बजट के रूप में। रोजगार बजट, जब हम रोजगार का नाम सुनते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे युवाओं के दिल और दिमाग में एक जो सबसे बड़ी परेशानी है आज कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, युवा बेरोजगार बैठा है, किस तरह के हालात हो गए वो किसी से छुपा नहीं है, और ये मुद्दा हमेशा से उठता आया है, गूंजता आया है। और क्या इसी मुद्दे पर फोकस करने की कोशिश की गई है? क्योंकि जिस तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात आपने की है, वो टारगेट आप कैसे अचीव करेंगे? पॉसिबिलिटीज कितनी आपको लगती हैं? जैदी साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, बताएं। जी मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक आपने पॉसिबिलिटी का जिक्र किया है, तो देखिए पूरा देश जानता है कि दिल्ली के अंदर जो हमने वादे किए थे जब हम सरकार में आए थे, वो कोई भी एक वादा आप मुझे यहाँ चैनल पे बैठ के नहीं बता सकती जो हमने किया हो और आज वो पूरा ना हुआ हो, चाहे वो फ्री बिजली का हो, चाहे वो फ्री पानी का हो, बल्कि जो हमने वादे नहीं किए थे ठीक है, पूरे कर दिए। जयदीप साहब, जहाँ तक इस बजट का सवाल है और जयदीप साहब की बात कर रही मैं यही इसीलिए समझना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि वादे करना, उन्हें पूरा करना और फ्री क्योंकि इसी लीजिए बहुत सारी चीजें गिनवा रही तो उससे पहले ही आपको बता दिया जा रहा है। देखिए ये एक तो हमारी सरकार ढोल नहीं पीटती है। रत्नेश जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिए आप मुझे। देखिए जहाँ तक आपने ढोल पीटने की बात कही ना, ढोल वो पीटते हैं जो सिर्फ बोलते हैं करते नहीं है, तो हम ढोल नहीं पीटते, अगर हम बोलते हैं तो हम करते हैं। अगर हमने वादे किए हैं तो उनको पूरा करके दिखाया है, और दिल्ली की जनता ने इसीलिए 3-3 बार हमें मौका दिया है। और दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल जो है ना, वो पंजाब के अंदर भी आप देख रहे हैं किस तरह से स्वीकार्य है। और जहाँ तक कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के ये कह रहे थे ना, 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए हैं ये लोग, ये लूट के खा गए पंजाब को। आज हम सरकार में आए हैं तो पंजाब सरकार के ऊपर 3 लाख। ठीक है जयदीप साहब, इसीलिए इस मॉडल को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। सब्र करें जयदीप साहब, इसीलिए इस मॉडल को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है ताकि स्टैब्लिश और स्टेट्स में भी आप हो पाए। हमारा जो मुख्यमंत्री था वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, ये ऐसा नहीं हम करेंगे। अभी हम बैठे हैं, कांग्रेस को हम 10-15 साल नहीं आने देंगे पंजाब। ठीक है जयदीप साहब, रत्नेश जी जल्दी से आपका रिएक्शन। रत्नेश जी, सीधा अटैक है आपके ऊपर। 15 साल के लिए आए। देखिए आम आदमी पार्टी, देखिए अगर नेहा जी, जयदीप साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। नेहा जी शायद जयदीप जी को पता नहीं है कि जिस पार्टी का ये बैठ के पक्ष रख रहे हैं, कभी मैं उस पार्टी का पक्ष जब रखता था तो बहुत धुआंधार तरीके से रखता था। तो मैं इनके घर ही से आया हूँ, मुझे पता है किसने कहाँ कितना काम किया है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जयदीप साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। यही दिक्कत है, इसीलिए मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का छोटा भाई कहता हूँ। किस लिए? क्योंकि ना तो वो सुनते हैं ना आप सुनते हैं। नहीं कहिए रत्नेश जी जल्दी से, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। आप अपनी पार्टी बचाइए, चिंता होगी। अरे जहाँ पे बीजेपी का कुछ जनाधार नहीं है, जहाँ पर भी बीजेपी का जनाधार है वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव तो क्या जितना अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएगी। एग्जाम्पल दे दूं, उत्तर प्रदेश इनके 403 सीटों पर लड़े, 23 के पर्चे खारिज हो गए, 380 की जमानत जब्त हो गई। ठीक, बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर नोटा को 0.67% वोट मिला है और आम आदमी पार्टी को वोट मिला है 0.3, 0.2। सुनिएगा भाई साहब, इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा थोड़ा। दूसरी बात नेहा जी, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, वहां इनकी सरकार बनी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था, उनकी यहाँ पर सरकार नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था, वो यहाँ से गायब हो गए। मुझे लगता है कि ये तो सीधा आपने अपनी पार्टी पर सवाल उठा लिए। रत्नेश जी, आपने अपनी पार्टी पर सवाल उठा लिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जनाधार जहाँ पर है वहाँ पर आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकती, लेकिन आप तो थे पंजाब में, आप टक्कर देते। जवाब दे रहा हूँ क्योंकि दोनों ने कहा कि ये दोनों भाई नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का उदय ही संघ के घोषित आंदोलन से हुआ है।
और जब आप अपने जहां से आपका जन्म होता है, आप अपने पोषक से कभी अलग नहीं जा सकते, आप दूसरे तौर पे आ सकते हो। आम आदमी पार्टी आरएसएस की वो पार्टी है जो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चलती है और भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व को लेकर चलती है। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि 15 साल हमको नहीं आने देंगे, अरे आकाश जी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। जो ये कह रहे हैं कि हमको 15 साल तक नहीं आने देंगे, अरे भाई साहब हम 5 साल में ही आपको उजागर कर देंगे कि आपकी सत्यता क्या है। आपने पंजाब के लोगों को तो धोखा देकर, ठीक है, और जो खालिस्तान में समर्थकों का जो समर्थन लेकर आपने सरकार बनाई है वो खुल जाएगी कुछ दिन में, आप एक्सपोज हो जाएंगे, उसके बाद कैसे गंदा आपको पहचान जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने जो लास्ट का बजट पेश किया था उसे शिक्षा बजट कहा था, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कितने प्राइमरी विद्यालयों की उन्होंने इस शिक्षा बजट में स्थिति को सुधारा। अभी आंगनबाड़ी की 20,000 कार्यकर्ता 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि उनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला था। इन्होंने ये वेतन कब देंगे, इनके पास कोई आइडिया नहीं था। दूसरी बात, अरे सुनिए भाई, आपसे बोला था, मैं जब बोला था, अरे आपकी पारी आएगी तो जवाब दीजिएगा ना। ठीक है रत्नेश जी, अरे पारी आएगी तो जवाब दीजिएगा ना। रत्नेश जी, जिसको पढ़ाने के लिए था, वेतन के लिए नहीं था। जाइए आप कंफर्म करके आइए। भाई साहब दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है रत्नेश जी, समय का अभाव है। तो सीख करिए अपने रत्नेश जी, समय का अभाव है। मेरे साथ बिल्कुल क्वाइट एंड क्लियर है, आप सिर्फ कर लीजिए। चलिए ठीक है राजेश जी, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, टाइम का अभाव है। राजेश जी, छोटा सा रिएक्शन जल्दी से आपका इस बजट पर। ठीक है, देखिए मैं बस यही चाहता हूँ कि दिल्ली के जनता के भला के लिए, दिल्ली के जनता आम आवाम के लिए जो उन्होंने बजट जो बनाया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, खामी है, लेकिन जनता के भलाई कैसे हो इसके ऊपर काम करें। और एक चीज इस बजट में छूट गया है, मैं जैदी साहब से मुख्यमंत्री तक जरा भेजना चाहता हूँ एक मैसेज कि होर्डिंग्स का बजट इन्होंने दिखाया नहीं। वो होर्डिंग्स पूरे दिल्ली से लेकर पंजाब तक में बहुत खर्च कर, दिल्ली में तो कोई भी बात होती है टेम्पो से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, कई हजार करोड़ रुपए के होर्डिंग्स के ऊपर खर्च करते हैं। तो होर्डिंग्स का बजट कहाँ से आएगा ये थोड़ा हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये अगर यदि जहाँ बताएंगे तो बहुत जयदी जी, होर्डिंग्स का बजट वहीं से आएगा जहाँ से नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग्स का बजट आता है और देश के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे उनकी फोटो आती है, बिल्कुल वहीं से छोटा सा बजट हमारा होर्डिंग्स बहुत कम है। उत्तर प्रदेश हमारा जल्दी साहब हमारा बजट कम है। जल्दी से इसका मतलब जैसे भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अडानी अंबानी से लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरह। ठीक है अमित जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। अमित जी, शायद अमित जी से हमारी बातचीत कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम। हेलो अमित जी, आवाज मिल रही है आपको? कि बजट को लेकर ये जो हमारी चर्चा रही, इस पर हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरह का ये बजट रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इस बजट को पेश करने के बाद जो तमाम तरह के वायदे हम हमेशा से करते आए हैं, उन वायदों पर हम खरा उतरे हैं, उन सभी वायदों को हमने पूरा किया है, जनता की हर बात को, हर समस्या को हमने समझा है और इस बजट में भी हमने उसे मेंशन करने की कोशिश की है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी पार्टियों के नजरिए से इस बजट को देखें तो इसमें खामियां भी बताई जा रही हैं, लेकिन मिला जुला ये बजट रहा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता की जो तमाम समस्याएं हैं वो जरूर हल हो। दीजिए इजाजत, नमस्कार।